आरएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के सेकंड पार्ट की बात करेंगे। यहाँ हम रजवाड़ों के बारे में पढ़ेंगे। रजवाड़े होते क्या है? जहाँ राजाओं का शासन होता है, यानी रजवाड़े कौन से क्षेत्र होते हैं जहाँ राजा महाराजा का शासन होता है, वे क्षेत्र रजवाड़े कहलाते थे। प्राचीन काल में जिन क्षेत्रों पर राजा महाराजाओं का शासन चलता था उसे क्या कहते हैं? रजवाड़े कहते हैं। उस समय रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? 565 थी। आजादी से पहले भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? 565 थी। रजवाड़ों के रजवाड़ों के विलय में किन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सरदार पटेल ने। सरदार पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सरदार पटेल ने अपनी चतुराई और अपने करिश्माई नेतृत्व से इन रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए एक सहमति पत्र बनाया। सहमति पत्र बोल सकते हैं या विलय पत्र बोल सकते हैं, जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के नाम से जाना जाता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है? कि रियासतों के या रजवाड़ों के भारतीय संघ में शामिल होने के सहमति पत्र को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे रजवाड़ों में और रियासतों में कि भारत के प्रमुख रजवाड़े और रियासतें कौन कौन से पार्ट में थी और कौन कौन थी। तो भारत का जो सबसे बड़ा पार्ट था उस समय वो रियासत थी हैदराबाद रियासत। कौन सी रियासत थी? हैदराबाद। हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत। इसके शासक को क्या कहते हैं? हैदराबाद का जो शासक था उसे क्या कहा जाता था? निजाम। हैदराबाद का जो शासक था उसे क्या कहा जाता था या किस नाम से जाना जाता था? निजाम के नाम से। निजाम को कौन से लोगों में शामिल किया जाता था? तो निजाम दुनिया के दौलतमंद लोगों में, अमीर लोगों में शुमार था, शामिल था। छोटा क्वेश्चन आ गया कि निजाम दुनिया के कौन से लोगों में शुमार था? दौलतमंद लोगों में शुमार था, अमीर लोगों में शुमार था। तो हैदराबाद की जनता के द्वारा, किसकी जनता? हैदराबाद की जनता ने निजाम के विरुद्ध क्या शुरू कर दिया? विद्रोह। कारण क्या था विद्रोह का? कारण था निजाम की दमनकारी नीतियां। दमनकारी नीति किसने अपनाई? निजाम ने। और इस दमनकारी नीतियों में सबसे ज्यादा जो शिकार हुई वो कौन हुई? महिलाएं। निजाम के जो अत्याचार हुए वो सबसे ज्यादा किस पे हुए? महिलाओं पर हुए। बहुत ज्यादा अत्याचार हुए। तो निजाम के विरुद्ध जो विद्रोह शुरू हुआ वो विद्रोह जनता, यानी कहाँ की जनता? हैदराबाद की जनता। हैदराबाद की जनता वह इसमें महिलाएं भी थी, क्योंकि महिलाएं ही
सबसे ज्यादा निजाम की जो अत्याचार थे उनका वो शिकार हुई थी, जुल्म का शिकार हुई थी। इसके अलावा तेलंगाना के किसान भी इस आंदोलन में शामिल हुए, क्योंकि यहाँ की जनता या किसानों पर निजाम ने तरह तरह के कर लगा दिए थे। तो हैदराबाद की जनता ने निजाम के विरुद्ध क्या शुरू कर दिया, आंदोलन शुरू कर दिया, विद्रोह शुरू कर दिया। तो इस विद्रोह को दबाने के लिए राजा ने रजाकार को रवाना किया। रजाकार क्या है? तो रजाकार जो है वो निजाम का क्या है, एक अर्ध सैनिक बल है। रजाकार क्या है? रजाकार कह सकते हैं कि निजाम की सेना या एक अर्ध सैनिक बल है। निजाम की सेना कह सकते हैं या उसकी एक अर्ध सैनिक बल थी। तो इस निजाम ने अपने विद्रोह को दबाने के लिए, इस विद्रोह को दबाने के लिए, इसका विद्रोह को दबाने के लिए किसे रवाना किया? रजाकार को रवाना किया। इस रजाकार में अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी लोग थे। रजाकार में कौन थे? अव्वल दर्जे के सांप्रदायिक और अत्याचारी लोग थे। तो इस तरह से इन अत्याचारी और सांप्रदायिक लोगों ने हैदराबाद की जनता पर काफी अत्याचार किए और उनके जुल्म का सर्वाधिक शिकार कौन हुई? महिलाएं हुई। इसके बाद में भारतीय सेना, कौन सी सेना? भारतीय सेना और निजाम की सेना के बीच में रुक रुक कर लड़ाई चलती रही और अंत में निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और इस तरह से हैदराबाद रियासत का भारत में क्या हुआ? विलय हुआ। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अगली हमारी जो रियासत है वो है मणिपुर रियासत। मणिपुर रियासत के जो राजा थे वो कौन थे? बोध चंद्र सिंह थे। मणिपुर रियासत के जो शासक थे, जो राजा थे, वो कौन थे? बोध चंद्र सिंह थे। मणिपुर रियासत की बात करते हैं। कौन सी रियासत? मणिपुर रियासत। मणिपुर रियासत का शासक कौन था? बोध चंद्र सिंह। बोध चंद्र सिंह कौन थे? इस मणिपुर रियासत के शासक थे, राजा थे। और इसका विलय, मणिपुर रियासत का विलय इस आश्वासन पे हुआ कि मणिपुर रियासत का जो विलय था वो हुआ आंतरिक स्वायत्तता के आश्वासन पर कि मणिपुर रियासत में जो आंतरिक व्यवस्था होगी उस पर किसका नियंत्रण होगा? राजा का। किसका नियंत्रण होगा? राजा का। राजा इस शासन का क्या करेगा? संचालन करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं तो मणिपुर रियासत में जो विलय किया गया वो आंतरिक स्वायत्तता की आश्वासन पर, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहां के राजा बोध चंद्र सिंह को दिया। इसके बाद में हम बात करते हैं कि 1948 में जनमत के दबाव में, किसके दबाव में? जनमत के दबाव में चुनाव हुए और यहां पर, कहां पर? मणिपुर रियासत में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। भारत की पहली रियासत कौन सी थी?
जहां पर संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई, मणिपुर रियासत। और यहाँ पर जो जनमत हुआ या जो राजा को चुना गया वो किस आधार से चुना गया, तो जो जनमत था, जो निर्वाचन हुआ यहाँ पर, वो निर्वाचन हुआ सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर। तो मणिपुर भारत की पहली रियासत थी जिसमें जनमत जो किया गया, राजा को जो चुनाव हुआ, वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार से हुआ। यानी भारत की पहली रियासत थी जहां की जनता ने राजा को चुना। किस निर्वाचन पद्धति के आधार पर चुना? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर राजा को चुना। तो ये मणिपुर रियासत है। लेकिन अभी भी आरोप ये लगा जाता है कि भारत सरकार के द्वारा राजा पर दबाव बनाया गया, वहां की जनता से किसी प्रकार की कोई राय नहीं ली गई। तो उसकी जो छुटपुट घटनाएं हैं वो आज भी हमें दिखाई देती है। तो ये हमारे यहाँ पर दो रियासतें दी गई है, हैदराबाद और मणिपुर। अब हम बात करेंगे निर्वाचन राज्य पुनर्गठन आयोग की, क्योंकि निर्वाचन की प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ शुरू हो गई थी? मणिपुर रियासत में। तो इसके साथ ही अधिकांश जो हमारे रजवाड़े और रियासतें थी उन्हें भारतीय संघ में क्या कर लिया गया? शामिल कर लिया गया, मिला लिया गया था। अब हम बात करेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग स्थापना कब की गई इसकी? 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? 1953 में की गई। कार्य क्या था इसका? उद्देश्य या कार्य क्या था कि राज्यों की सीमाओं पर गौर करना, राज्यों की सीमाओं पर गौर करना, यानी सीमांकन करने के लिए राज्यों के सीमांकन पर गौर करने के लिए इस आयोग की स्थापना भारत सरकार के द्वारा की गई। कौन सा आयोग था? राज्य पुनर्गठन आयोग। और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यही कहा कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए। किसके आधार पर होना चाहिए? भाषा के आधार पर। और इसके बाद में 1956 में इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 का अधिनियम भारत सरकार ने पास किया और 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो ये राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया भी चली, क्योंकि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बाद में राज्यों के पुनर्गठन की भी एक बड़ी चुनौती थी। और इसकी शुरुआत हमने कहाँ से देखी थी? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के अंदर आंध्र नाम से एक आंदोलन चल गया था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? श्री रामुलु ने किया था। पोट्टी श्री रामालू, इन्होंने इस आंदोलन का आगाज किया और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे बैठे और 56 दिनों की या 56वें दिन इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो हैदराबाद में या आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में हिंसक घटनाएं हुई, अव्यवस्थाएं फैल गई और आखिरकार प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश को एक अलग
राज्य बनाने का दर्जा या अलग राज्य बनाने की घोषणा कर दी। तो ये पूरा लेसन आपका जो था वो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों को लेकर था कि किस तरह से देश के अंदर आज़ादी के समय और उसके बाद में व्यवस्थाओं को बनाने के अंदर जो जिस तरह की राजनीतिक उथल पुथल हुई, जिस तरह की लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उसको लेकर यहाँ पर बताया गया है। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौतियाँ, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है, या आपके सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, या विभाजन कैसे हुआ, विभाजन की प्रक्रिया क्या ली गई, या द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या था। इसके अलावा हैदराबाद और मणिपुर रियासत इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये इसमें महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन बनते हैं।